एक शांत गांव था जहां आधुनिक दुनिया की चकाचौंध अभी तक नहीं पहुंची थी। गांव के लोग अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे और उन्हें शहरी चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी गांव में एक आदमी था, भैरव, जिसने शहर में कुछ समय बिताया था और पिज्जा नामक एक चीज के बारे में जानता था। उसने सोचा क्यों ना इसी का फायदा उठाया जाए और इस तरह गांव की एकमात्र पिज्जा की दुकान खुल गई। भैरव भैया, मेरा पिज्जा कब तक मिलेगा? बड़ी तेज भूख लगी है। बस बस जरा सब्र रखो मेरे भाई, गर्मा गर्म ताजा ताजा पिज्जा बन रहा है। ऐसा स्वाद की उंगलियां चाटते रह जाओगे। 100 रुपए लगेंगे। अरे भैरव भैया, आप तो कमाल का पिज्जा बनाते हो। शहर में सुना है पिज्जा बहुत महंगा मिलता है, पर आपका पिज्जा भी महंगा है। लेकिन आप तो हमें इतना अच्छा बना कर देते हो, तो हमें 100 रुपए देने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता। लो तुम्हारा पिज्जा, खाओ और खुश रहो। मेरा पिज्जा खाकर तो मुर्दा भी उठ बैठे। वे भैरव को पूरे 100 रुपए खुशी खुशी दे देते हैं। फिर ग्राहक उसे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि असली पिज्जा कैसा होता है, और उसके तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। आह, क्या स्वाद है! ये जो लाल लाल सॉस है और ये कुरकुरे प्याज, ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का खाना खा रहे हों। हाँ हाँ, तुम लोग क्या जानो, ये तो असली चीज है। भैरव की दुकान दिन ब दिन अच्छी चल रही थी। लोगों की तारीफ सुनकर उसका लालच और भी बढ़ गया। एक दिन वो अपनी दुकान पर सोच रहा था कि कैसे और ज्यादा पैसे कमाए जाएं। वाह, ये गांव वाले कितने सीधे हैं। 100 रुपए में इतनी सी चीज खाकर भी इतने खुश हैं। क्यों ना पिज्जा का साइज थोड़ा और छोटा कर दूं, इससे मेरी कमाई और बढ़ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये लोग तो वैसे भी कुछ भी खा लेते हैं। भैरव अपनी दुकान बंद करके घर लौटा। उसकी पत्नी सुमित्रा और चिंकी उसका इंतजार कर रही थी। चिंकी, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करती थी और कभी कभी शहर के बारे में टीवी पर देखती थी, थोड़ी समझदार थी। पापा, आज दुकान पर कितने पिज्जा बिके? मुझे अपनी सहेलियों के लिए असली पिज्जा की कहानी सुनानी है। अरे चिंकी बेटी, आज तो दुकान पर भीड़ लगी थी। खूब पिज्जा बिके, खूब पैसे आए। तुम्हारी फीस और नए कपड़े सब इसी से आए हैं। अरे चिंकी बेटा, पापा को आराम करने दे। थक गए होंगे आप, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैंने सुना है कि गांव में सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। पापा, मैंने टीवी पर देखा था, पिज्जा तो चीज और बहुत सारी सॉस से बनता है। उसमें अलग अलग सब्जियां भी होती हैं। आप तो सिर्फ टमाटर की सॉस और प्याज टमाटर ही डालते हो। क्या हमारे पास असली पिज्जा बनाने के पैसे नहीं हैं? अरे बेटी, तुम्हें क्या पता गांव वालों के स्वाद का। ये तो ऐसे ही कुछ भी खा लेते हैं। इन्हें असली पिज्जा क्या, सादे आटे की रोटी पर चटनी लगा दो तो भी खुश हो जाएंगे। ये सब चीज भी शहर वालों के चौंचले है। हमें तो बस घर में पैसे आने चाहिए। अरे आप ऐसा मत किया कीजिए। गांव वाले भोले भाले हैं, उन्हें धोखा देना ठीक नहीं। भगवान सब देखते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं इसका अंजाम बुरा ना हो। भगवान घर में पैसे नहीं लाते सुमित्रा। मुझे अपने परिवार का पेट भरना है और चिंकी को अच्छी पढ़ाई देनी है। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस घर में पैसे चाहिए होते हैं। मुझे पैसों की नहीं, आपकी इज्जत की फिक्र है। अगर किसी दिन उन्हें सच पता चल गया तो? क्या पता चलेगा? उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। पर पापा, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सबसे अच्छा होता है। चिंकी, तुम छोटी हो, अभी इन सब बातों को नहीं समझोगी। जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में पैसा कितना जरूरी होता है। सुमित्रा और चिंकी दोनों चुप हो गईं। वे जानती थीं कि भैरव को लालच ने अंधा कर दिया था और उनकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला था। घर में शांति थी, पर उस शांति के पीछे एक अनजाना डर छिपा हुआ था। चिंकी के मन में सवाल थे कि क्या उसके पापा गलत कर रहे हैं, और सुमित्रा के दिल में डर था कि इस झूठ का पर्दा कभी न कभी तो उठेगा ही। भैरव ने अगले दिन से ही पिज्जा का साइज छोटा कर दिया। कुछ ग्राहकों ने जब देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्हें लगा कि शायद भैरव ने कोई नई तरह का पिज्जा बनाया है। भैरव भैया, ये क्या है? ये पिज्जा तो थोड़ा छोटा लग रहा है, पहले तो थोड़ा बड़ा था। क्या आपने इसमें कोई नई चीज डाली है जिसकी वजह से ये छोटा हो गया?
अरे मेरे भाई, महंगाई का जमाना है, 100 रुपए में अब इतना ही मिलेगा। घर का खर्चा, बच्ची की पढ़ाई, सब कुछ महंगा हो गया है। क्या परसों तो इसी दाम में इतना बड़ा पिज्जा दिया था और इतनी भी महंगाई नहीं बढ़ी कि एक दिन में ही साइज आधा हो जाए। मुझे तो ये आटे की रोटी ही लग रही है जिस पर आपने कुछ लगा दिया है। जमाना बदल गया है, रोज रोज मैं तुम्हें हिसाब नहीं बताऊंगा। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। बस इतना ही कहना था कि आप इतने अच्छे पिज्जा बनाते थे कि हम आंख बंद करके आप पर भरोसा करते थे। यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ टमाटर की चटनी लगी है। इसमें चीज का स्वाद तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? भैया, 100 रुपए कम नहीं है। हम यहाँ इसलिए खाते थे क्योंकि हमें तुम्हारा स्वाद पसंद है, पर तुम तो हर बार कुछ ना कुछ बदल देते हो। अब तो स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। देखो, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। मैं यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं खिला रहा। तुम लोग क्या जानो पिज्जा बनाना कितना मुश्किल काम है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है भैया, पर ऐसा मत किया करो, हमें दुख होता है। हमारे पास यही एक खुशी थी और वो भी आप हमसे छीन रहे हैं। भैया, अब इसमें वो बात नहीं रही। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ रोटी पे टमाटर सॉस लगाकर खा रहे हो। अब तो ये भी पता नहीं चलता कि पिज्जा खा रहे हैं या कोई और चीज। तुम्हें पिज्जा बनाना आता है क्या? अगर नहीं आता तो ज्यादा बात मत करो। नहीं भैया, पर आपने ही कहा था कि ये सबसे अच्छी चीज है। अब इसका स्वाद क्यों बदल गया? हमें तो आपकी बात पर बहुत भरोसा था। तो फिर ज्यादा बात मत करो। पिज्जा कैसे बनता है ये मुझे पता है और तुम्हें बस खाना है। अब मुझे काम करने दो। गांव के सीधे साधे लोग भैरव के इस व्यवहार से थोड़ा उदास तो हुए, लेकिन उन्हें पिज्जा का स्वाद इतना पसंद था कि वे फिर भी उसका छोटा पिज्जा खाते रहे। इस तरह भैरव की बेईमानी दिन ब दिन बढ़ती गई। वो गांव वालों की सादगी का फायदा उठाने लगा और उसका लालच उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा बदलाव आया। गांव के सबसे अमीर आदमी लालचंद सेठ का बेटा विजय शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा। विजय पढ़ा लिखा और दुनियादार था। उसने शहर में हर तरह के पिज्जा का स्वाद चखा था। एक शाम विजय गांव के बाजार में टहल रहा था, तभी उसकी नजर भैरव की उस दुकान पर पड़ी जिसे गांव वाले बड़े चाव से पिज्जा दुकान कहते थे। भाई साहब, जरा एक पिज्जा बना दीजिए। मैं लंबे समय बाद गांव लौटा हूँ, सोचा कि यहाँ का मशहूर पिज्जा भी चख लूं। अरे जरूर जरूर, गर्मा गर्म पिज्जा अभी आपके सामने तैयार करता हूँ। 100 रुपए लगेंगे और विश्वास मानिए, ऐसा स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। भैरव ने हमेशा की तरह आटे की रोटी बेलकर उस पर टमाटर सॉस और थोड़े प्याज टमाटर छिड़के और विजय को थमा दिया। विजय ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला और तुरंत उसके चेहरे पर निराशा झलकने लगी। वहीं आसपास खड़े गांव वाले भी उसी पिज्जा का मजा ले रहे थे। अरे ये क्या बना दिया आपने? क्या इसे पिज्जा कहते हैं? इसमें न तो चीज की झलक है, न कोई ढंग की टॉपिंग और न ही सॉस का असली स्वाद। मेरे मुंह में तो बस टमाटर की केचप में मिठास भर गई है। ये तो पिज्जा का नाम लेकर धोखा देने जैसा है। क्या कह रहे हैं आप? इसमें कैसी दिक्कत है? आज तक तो किसी ने शिकायत तक नहीं की। सब लोग बड़े मजे से खाते आए हैं। शिकायत करेंगे भी कैसे? गांव वाले भोले भाले लोग हैं, इन्हें तो असली और नकली में फर्क पता ही नहीं। आप इनकी सादगी का फायदा उठाकर इन्हें ठग रहे हो। सच कहूं तो ये असली पिज्जा तो बिल्कुल नहीं है। अबे वो बड़े शहर के पढ़े लिखे छोकरे, ज्यादा समझदार मत बन। मुझे मत सिखा कि पिज्जा कैसे बनता है। मैंने इतने साल से यही बनाया है और आज तक किसी ने शिकायत की हिम्मत नहीं की। तो क्या हुआ कि किसी ने शिकायत नहीं की? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सही काम कर रहे हैं। जरा आप ही सोचिए, क्या इसे ईमानदारी से पिज्जा कहा जा सकता है? असली पिज्जा तो चीज की खुशबू से महकता है। उसमें अलग अलग सब्जियों का रंग और स्वाद भरा होता है। आप तो बस आटे की रोटी पर टमाटर की परत चढ़ाकर उसे पिज्जा नाम देकर बेच रहे हैं। हाँ, और अगर मैं यही बेच रहा हूँ तो क्या कर लेगा तू? तू सोचता है कि तेरे 2 शब्द बोलने से मेरा धंधा डगमगा जाएगा? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है और सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। ये गांव वाले भोले जरूर हैं मगर मूर्ख नहीं।
एक बार जब इन्हें असली बात समझ में आ जाएगी तब ये जान जाएंगे कि आप उनकी सादगी का फायदा उठा रहे हैं। गांव वाले मेरे पिज्जा को पसंद करते हैं, वही इनके स्वाद की पहचान है। अब तू इनके सामने मुझे झूठा कहेगा, तू मेरी मेहनत और मेरी दुकान को बदनाम करेगा। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? तो क्या सचमुच ये पिज्जा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए? क्या वाकई ये हमें बरसों से बेवकूफ बना रहा है? हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ये सिर्फ आपको धोखा दे रहा है। असली पिज्जा स्वाद में लाजवाब होता है, उसमें पिघला हुआ चीज होता है, ऊपर से रंग बिरंगी सब्जियां होती है और सॉस का स्वाद ऐसा होता है कि जीभ खुश हो उठे। ये जो आपको दिया जा रहा है वो बस आटे की रोटी है जिस पर केचप लगाकर नाम रखा गया है पिज्जा। विजय की बातें सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपने पिज्जा को देखा। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि विजय सही कह रहा है। एक एक करके ग्राहक वहां से चले गए। कुछ ही पलों में भैरव की दुकान पूरी तरह खाली हो गई। तुझे तो मैं देख लूंगा। आज तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। याद रख, मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। देख लेना, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तो बस सच को सामने रखा है और सच को कोई ताकत लंबे समय तक दबा नहीं सकती। गुस्से से लाल हुआ भैरव घर लौटा। उसने अपनी दुकान खाली होने और विजय की वजह से हुए नुकसान की सारी बात अपनी पत्नी सुमित्रा को बताई। उस शहर से आए लड़के ने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। उसने गांव वालों को भड़का दिया और मेरी दुकान पर कोई नहीं आया। अब क्या करूं मैं? मैंने आपसे कहा था ना कि आप ऐसा मत किया कीजिए। मैंने कहा था कि असली पिज्जा बनाकर बेचिए, लोग खुश भी होते और आपको दुआएं भी मिलती। आपने मेरी एक नहीं सुनी और अपने लालच में सब कुछ खो दिया। तुम्हें तो बस प्रवचन देना आता है। मुझे पैसों की फिक्र है, तुम्हें नहीं। अब क्या करूं मैं? घर में पैसा कैसे आएगा? पैसा? आप सिर्फ पैसे की बात करते हैं। आपको पता है, जब मैं आपको कहती थी कि ईमानदारी से काम कीजिए तो मैं सिर्फ पैसे की नहीं, आपकी इज्जत की फिक्र कर रही थी। मैं डरती थी कि कहीं गांव वालों को सच पता चल गया तो क्या होगा। आज वही हुआ। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? इज्जत से पेट नहीं भरता सुमित्रा। जब चिंकी को स्कूल की फीस भरनी होती है तब ये इज्जत काम नहीं आती। उसी समय विजय अपने घर में अपने पिता लालचंद और मां कमला से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। पिताजी, आपको पता है, भैरव नाम का एक आदमी गांव वालों को पिज्जा के नाम पर ठग रहा है। वो बस आटे की रोटी पर टमाटर सॉस लगाकर बेचता है और 100 रुपए लेता है। ये सरासर बेईमानी है। हाँ बेटा, मुझे पता है। ये तो बहुत समय से ऐसा ही पिज्जा बनाता है। गांव वाले तो भोले हैं, उन्हें क्या पता। तुम्हें इसमें पड़ने की क्या जरूरत है? नहीं पिताजी, ये ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं गांव वालों को असली पिज्जा खिलाऊंगा। मैं खुद असली पिज्जा बनाऊंगा, फिर देखना सब खाते ही रह जाएंगे। अरे बेटा, तू इतना पढ़ा लिखा है, शहर से डिग्री लेकर आया है और तू पिज्जा बनाएगा? ये छोटे मोटे काम क्यों करेगा तू? लोग क्या कहेंगे? अरे पिताजी, ये कोई छोटा काम नहीं है। आपको पता है, पिज्जा बेचकर लोग लाखों कमाते हैं और मैं ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं करूंगा। मैं उस भैरव को सबक सिखाने के लिए और गांव वालों को पिज्जा का असली स्वाद चखाने के लिए करूंगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि दुनिया में कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। आप ही बताइए पिताजी, क्या एक बेईमान आदमी को अपना धंधा चलाते रहने देना ठीक है? अगर मैं भी चुप रहा तो मैं भी उसकी बेईमानी में शामिल हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि सच का साथ देना और सही काम करना मेरी जिम्मेदारी है। पर बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। एक दुकान चलाना, क्या तुम्हें आता है पिज्जा बनाना? हाँ पिताजी, मैंने शहर में बहुत कुछ सीखा है और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि मैं अपनी ईमानदारी से काम करूंगा और यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। हमारा बेटा सही कह रहा है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और अगर उसका मकसद अच्छा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम पर भरोसा है। अगले दिन गांव में एक नई पिज्जा की दुकान खुली।
ये विजय की दुकान थी। उसने अच्छे और ताजे सामान जैसे चीज, सॉस और तरह तरह की सब्जियां शहर से मंगवाईं। उसने अपनी सारी जानकारी और लगन पिज्जा बनाने में लगा दी। उसकी दुकान पूरी तरह से साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। गांव वालों ने जब विजय की दुकान देखी तो वे सीधे उसके पास ही चले गए। उन्हें पता चल चुका था कि वो असली पिज्जा बनाता है। अरे विजय भाई, हमें असली पिज्जा दो। हमें तो अब पता चला है कि हमें अब तक कैसे लूटा जा रहा था। हम सब इतने बड़े धोखे में थे। वाह भैया, ये तो बहुत अलग लग रहा है। इसमें तो इतनी सारी सब्जियां हैं, और ये पीला पीला क्या है? ये चीज है मेरे भाई। असली पिज्जा इसी से बनता है। खाकर देखो, स्वाद भूल नहीं पाओगे। गांव वाले खुशी खुशी पिज्जा खाते हैं। हर कोई उसके पिज्जा की तारीफ कर रहा था। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल नरम है और इसका स्वाद भी कितना मीठा है। वो भैरव भैया तो बस हमें आटे की रोटी खिलाते थे। अब तक तो हमें लगता था कि यही पिज्जा होता है। उस बेईमान ने हमें इतना लूटा, अब जाकर पता चला कि असली पिज्जा क्या होता है। हमें तो वो सिर्फ 100 रुपए में आटा और टमाटर खिलाता था। देखते ही देखते विजय की दुकान पर भारी भीड़ लगने लगी। हर कोई उसके पिज्जा की तारीफ कर रहा था और भैरव की बेईमानी के बारे में बातें कर रहा था। दूसरी तरफ भैरव अपनी दुकान पर अकेला खड़ा था। भैरव अपनी बेईमानी और घमंड की वजह से खुद ही अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा था। उस विजय की वजह से मेरा सारा काम चौपट हो गया। उसने मेरी दुकान की सारी हवा निकाल दी। मैं उसे देख लूंगा। माँ, मेरी फीस जमा करने की आखिरी तारीख कल है। मैंने पापा से कहा था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता बेटा, तुम्हारे पापा की दुकान तो आजकल चलती ही नहीं है। हम क्या करेंगे? माँ, क्या मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी? मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उन्हें इतना समझाया था पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। अब तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी? ये सब सुनकर भैरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अपनी ही बेटी की रोती हुई आवाज सुनकर उसे गहरा सदमा लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस पैसे के पीछे वो भाग रहा था, गांव वालों को धोखा देना और छोटा पिज्जा बनाकर बेचना, अब उसे अपने ही घर में एक चोर जैसा महसूस करवा रहा था। उसका घमंड चूर चूर हो गया। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने सोचा कि आप बेईमानी से भी पैसा कमा सकते हैं। लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे? चिंकी की फीस कैसे भरेगी? आपकी झूठी शान और लालच ने हमारे परिवार को इस हालत में ला दिया है। अब क्या करूं? तुमने सही कहा था, सब खत्म हो गया। मेरा धंधा भी गया और अब मेरी बेटी की पढ़ाई भी। मैं एक नाकामयाब बाप हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है जी। क्या होगा अब हमारी चिंकी के भविष्य का? मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मेरा घमंड टूट गया है। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैंने तुम्हारी और चिंकी की बातों को हमेशा नजरअंदाज किया। मैंने सिर्फ पैसे को देखा, अपनी इज्जत और अपने परिवार को नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो चिंकी, मैं तुम्हारा सपना तोड़ रहा हूँ। ये बात गांव में फैल गई कि भैरव की हालत खराब है और उसकी बेटी की फीस भी नहीं भरी जा रही है। लोग उसके बारे में बातें करने लगे और जिस आदमी की एक समय सब तारीफ करते थे, आज उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। विजय की दुकान चलने के बाद भैरव की दुकान पर सन्नाटा छा गया। उसकी कमाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। वो दिन रात दुकान पर अकेला बैठा रहता और विजय की कामयाबी को देखता। उसके लालच और घमंड ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। भैरव की हालत और उसकी बेटी की फीस की खबर विजय के पास पहुंच गई थी। एक सुबह निराश और उदास भैरव अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ मन की शांति के लिए मंदिर जा रहा था। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात विजय से हुई। विजय भैरव के पास पहुंचा। उसने देखा कि भैरव और सुमित्रा दोनों उदास हैं। भैरव भैया, मुझे पता चला कि आपकी बेटी की फीस नहीं भरी गई है। ये लीजिए,
ये मेरी तरफ से। विजय, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैंने तो बस सच बताया था भैया, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं तो बस चाहता हूँ कि हर कोई ईमानदारी से काम करे। भैरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पत्नी सुमित्रा की बात नहीं मानी थी। मुझे माफ कर दो विजय, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने लालच में आकर गांव वालों को ठगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझ रहा था, पर तुम तो मेरे भले के लिए सोच रहे थे। कोई बात नहीं भैया, अब आप अपनी बेईमानी छोड़ दीजिए और मेरे साथ काम कीजिए। मैं आपको असली पिज्जा बनाना सिखाऊंगा। भगवान आपका भला करे विजय। आज तुमने हमारे घर की लाज बचा ली और मेरे पति को सही रास्ता दिखाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी, ये मेरी जिम्मेदारी थी। जो गलत था उसे सही करना जरूरी था। भैरव ने विजय का प्रस्ताव मान लिया। उसने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने विजय से असली पिज्जा बनाना सीखा, चीज डालना सीखा और अलग अलग टॉपिंग इस्तेमाल करना सीखा। अब वो कभी किसी को ठगने के बारे में नहीं सोचता था। जल्द ही भैरव एक अच्छा पिज्जा मास्टर बन गया। गांव वाले भी भैरव को माफ कर देते हैं। विजय की दुकान गांव में बहुत मशहूर हो जाती है और भैरव भी अब एक ईमानदार और सम्मानित आदमी बन जाता है।